Okay, so welcome back to my video lectures and before going to start please make sure to subscribe the channel and let us start. Actually हमने लास्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस किया था ग्लाइकोलिसिस के बारे में, ठीक है. You can watch that video also. I will provide the link in the description box. Okay. Before going to discuss this video, you have to watch that video also. Actually उसमें ग्लाइकोलिसिस जो है हमने पूरा डिस्कस किया था. एक और लेक्चर हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी, ठीक है, कि जब हम हमारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, इस तरह के जो कंपाउंड हैं, ये जब ब्रेक डाउन होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है, तो किस तरह से जो है वो मींस की जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एटीपी की फॉर्म में, वो एक सिंपल प्रोसेस नहीं है. दैट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. ओके, ऐसा नहीं है कि एक स्टेप में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, ऐसा नहीं है. वहां पे हमने डिस्कस किया था कि तीन प्रोसेसेस जो है वर्क करती हैं. फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज सिट्रिक एसिड साइकिल एंड थर्ड वन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसको हम ईटीसी चेन भी बोलते हैं. ये सारा हमने डिस्कस किया था अपनी एक वीडियो में. इन दोनों वीडियो का जो है हम लिंक प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको देख सकते हो पहले, ठीक है. इस वीडियो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे. ओके, तो हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो हम जो है एनर्जी जो है वो किस वे में यूज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. जो हमारे सेल हैं, लिविंग सेल्स की जब हम बात करते हैं, तो एटीपी की जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो किस तरह से होती है. जैसे कंपाउंड है ग्लूकोज, वो हमने बात की थी. तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन करता है थ्रू सेवरल स्टेप्स, ठीक है, और फाइनली जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन की जाती है. तो इसमें भी तीन प्रोसेसेस वर्क करती है. ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेप में जो है वो एटीपी की प्रोडक्शन हो गई और एनर्जी रिलीज हो गया, ऐसा नहीं है. स्टेप बाय स्टेप जो है वो एटीपी प्रोड्यूस होता रहता है, बट जो कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, ठीक है, वो एक 3 स्टेप प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोलिसिस वर्क करता है, सिट्रिक एसिड साइकिल वर्क करता है एंड ईटीसी जो है वो फाइनली वर्क करता है. ठीक है, तो हमने एक स्टेप जो है वो पढ़ लिया था ग्लाइकोलिसिस, जिसको हमने बोला था. तो ग्लाइकोलिसिस में हमने ये स्टडी किया था कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ये जब ऑक्सीडाइज होता है तो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट मिलता है हमें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज पाइरुवेट. ठीक है, हमने इतना स्टडी किया था कि हमारा जो ग्लूकोज है वो किस में ऑक्सीडाइज हो गया था, पाइरुवेट में. ठीक है, तो पाइरुवेट फर्दर कहां जाएगा ऑक्सीडाइज होने के लिए, सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको हम क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें जाता है एंड फाइनली जो है वहां पे ईटीसी भी जो है वो वर्कआउट होता है. ठीक है, तो हम वन बाय वन ये स्टडी करेंगे. हमने ये वाला स्टेप जो है वो स्टडी कर रखा है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस. जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, पाइरुवेट जो है हमें एंड प्रोडक्ट मिला, तो ये स्टेप जो है इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस फर्दर जब ये पाइरुवेट जो है वो कहां पे जाएगा, क्रैब साइकिल में, जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोला जाता है. ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस की भी हमने बात की थी. अगर हमसे कई बार लोकेशन पूछ ली जाती है कि सेल में ये कहां कैरी आउट होता है, तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में जो है वो चलता है प्रोसेस, या साइटोसोल भी बोल सकते हैं. ठीक है, साइटोसोल भी बोल सकते हैं. और सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें तो ये कहां पे चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. और ईटीसी भी किसमें चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन में ये चलता है. ठीक है, इनर मेम्ब्रेन. ओके, इस पे हम बात करेंगे ईटीसी में फर्दर, बट अभी हम जो है पाइरुवेट के नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे. ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस कहां पे चलता है, साइटोसोल, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और ईटीसी जो है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो है वो चलता है. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में ही जो है वो क्रैब साइकिल जो है वो चलता है. अब हम एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पाइरुवेट है ना, पाइरुवेट जो है हमारा, ये एज इट इज जो है वो क्रैब साइकिल में यूज नहीं किया जाता. ठीक है, पाइरुवेट जो है वो एज इट इज क्रैब साइकिल में ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट निकला माइटोकॉन्ड्रिया में ये एंटर करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जो है मैट्रिक्स में जो है क्रैब साइकिल चलेगा. ऑब्वियसली जो पाइरुवेट है यहाँ कहाँ पे बनेगा, सेल के साइटोसोल में, क्योंकि हमारा ग्लाइकोलिसिस कहाँ चल रहा है, सेल साइटोप्लाज्म में. अब ये जो पाइरुवेट है ये कहाँ पे जो है वो एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, वहां पे जाके क्रैब साइकिल जो है वो चलेगा. ये हमें क्लियर हो गया. बट जो पाइरुवेट होता है वो एज इट इज जो है वो यूज नहीं होता. ठीक है, क्रैब साइकिल में. ठीक है, एज इट इज का मतलब है कि पाइरुवेट को पहले कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोए की फॉर्म में. एसिटाइल कोए में पहले इसको कन्वर्ट किया जाएगा, फिर ये कहां पे एंटर करेगा, क्रैब साइकिल में. तो नेक्स्ट जो है हमारा जो है साइकिल वर्कआउट करता है. तो यहाँ पे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हम क्रैब साइकिल पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे कि जब ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट जो है वो प्रोड्यूस हुआ तो उसको पहले किसमें कन्वर्ट होना है, एसिटाइल कोए में. तो ये स्टेप हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे, ये कि जो पाइरुवेट है हाउ इट गेट कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोए. तो ये स्टेप हम डिस्कस करेंगे, एसिटाइल कोए में कैसे ये चेंज होता है पाइरुवेट. ओके, तो ये इसको बोल सकते हैं कि एक जंक्शन है. जंक्शन है किसके बीच में, ग्लाइकोलिसिस और हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल. ठीक है, ये जिसको हम क्रैब साइकिल भी बोल देते हैं. तो ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसेस है, ये किसको जोड़ रहा है, ग्लाइकोलिसिस को जोड़ रहा है क्रैब साइकिल से, क्योंकि ये इसके बीच का जंक्शन है. ठीक है, अगर ये स्टेप चलेगा नहीं तो हमारा पाइरुवेट जो क्रैब साइकिल में एज इट इज यूज नहीं हो सकता. तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो पाइरुवेट है वो कैसे जो है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एंजाइम वर्क करता है, जिस जो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और CSIR में उसी से एक बार जो है वो क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था. ठीक है, तो वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा पाइरुवेट है, ठीक है, पाइरुवेट है, हमने बोला इसको किसमें चेंज होना है, एसिटाइल कोए में. ठीक है, ये कोएंजाइम में जिसको हम बोल देते हैं. तो पाइरुवेट का एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, 3 कार्बन कंटेनिंग होता है. ठीक है, तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O. ठीक है, ये हमारा पाइरुवेट का स्ट्रक्चर दिखता है इस तरह से. ये क्या है, पाइरुवेट का मॉलिक्यूल है. दिस इज द पाइरुवेट, और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3. ठीक है, 3 कार्बन कंटेनिंग है. अब इस
इसको एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होना है तो यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है दैट इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ये हमारा एंजाइम है जो यहाँ पे पाइरुवेट को कन्वर्ट करेगा एसिटाइल कोए में। तो एसिटाइल कोए में जब इसमें चेंज होना है तो यहाँ पे क्या है, कोए जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा पाइरुवेट के साथ। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि यहाँ पे जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ये एज ए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर जाता है। तो ये किसमें रिलीज कर जाता है, एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 2 ही कार्बन जो है बच जाते हैं और वो कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, कोए के पास। तो हमें फाइनली क्या मिलता है, एसिटाइल कोए CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, COA। ये हमारा जो है वो किसकी प्रोडक्शन हुई, एसिटाइल कोए की, ओके। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसमें कितने कार्बन है, 2, ठीक है। 2 कार्बन यहाँ पे रहते हैं क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक वाला जो कार्बन है ये एज ए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो गया और ये जो 2 कार्बन कंटेनिंग है हमारा मॉलिक्यूल ये किस पे ट्रांसफर कर दिया गया, कोए। और फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिला, एसिटाइल कोए की प्रोडक्शन यहाँ पे हुई है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इतना हमें समझ आ गया फिलहाल, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं हम, प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। तो ये जो हमारा पाइरुवेट है ना, ये पाइरुवेट जब एसिटाइल कोए में चेंज हुआ है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है डी मींस किसी चीज का रिमूवल और कार्बोक्सिलेशन मीन कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है जो पाइरुवेट मॉलिक्यूल का दैट इज रिमूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है एज ए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, इसीलिए प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, पाइरुवेट कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोए। तो ये हमें समझ आ गया। और एंजाइम जो है दैट इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है दैट इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोल दिया जाता है इसको। अब इसी पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रोसेस हमें समझ आ गई है, ठीक है। तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है इसका डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी एंजाइम के थ्रू जो है ये कन्वर्जन हो रहा है। तो ये जो एंजाइम है ना, इसको हमने कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि इट इज नॉट अ सिंगल एंजाइम। यहाँ पे मल्टीपल सब यूनिट्स जो है वो वर्क करते हैं, 3 तरह के एंजाइम यहाँ पे अपना काम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंजाइम है ना ये एक असेंबली है, असेंबली ऑफ 3 एंजाइम्स, ठीक है। यहाँ पे 3 एंजाइम्स जो है वो असेंबल होके वर्क करते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो हम यही डिस्कशन करेंगे कि जो ये 3 एंजाइम हैं जो ये फुल पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इसका बहुत रोल है इस कन्वर्जन में। तो 1 बाय 1 इसके तीनों एंजाइम जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट एंजाइम जो है दैट इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। फर्स्ट जो इसका एंजाइम है ना, इसका नाम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और इसको शॉर्ट में हम E1 से भी डिनोट कर देते हैं। क्या डिनोट कर देते हैं, E1, ठीक है। सेकेंड इसमें आता है हमारा डाइहाइड्रोलिपोइल डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, ओके। और थर्ड जो इसका एंजाइम है दैट इज डाइहाइड्रोलिपोइल, ये है हमारा डिहाइड्रोजिनेज, ओके, डिहाइड्रोजिनेज। इसको हम E2 नाम दे देते हैं और इसको शॉर्ट में E3 बोला जाता है, ठीक है जी। तो ये 3 तरह के एंजाइम हैं। फर्स्ट वन इज पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड इज डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, थर्ड का नाम भी क्या है, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। एक है डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, अनदर वन इज डिहाइड्रोजिनेज। तो इनका डिस्टिंक्शन जो है इसी वर्ड से, एक ट्रांस एसिटाइलेज है, एक डिहाइड्रोजिनेज है, ओके। तो साथ में इनके क्या होता है, कोफैक्टर भी वर्क करते हैं यहाँ पे। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर जो है पार्ट है हमारे एंजाइम का ही, बट वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए हेल्प करता है, ठीक है। उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी में हेल्प करता है। वो इस कोफैक्टर के बिना जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते। तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का जो कोफैक्टर है जो यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है दैट इज TPP और इसका फुल फॉर्म है थायमिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, TPP। और डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। यहाँ पे लिपोइक एसिड आ जाता है, एक आता है हमारा COA, ठीक है। ये 2 कोफैक्टर यहाँ पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट वन इज थर्ड एंजाइम और यहाँ पे एक तो हमारा FAD रहता है, एक हमारा NAD रहता है, NAD+, ठीक है। ये कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हम ये अभी इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे तो हमें क्लियरली हम देखेंगे कि जो ये कोफैक्टर होते हैं ना ये हेल्प करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी में। और एज इट इज जो है फर्दर फिर इनमें खुद कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे ये एंजाइम होते ही ऐसे है कि इनमें खुद कोई चेंज नहीं होता, ये रिएक्शन में हेल्प करते हैं। तो जो कोफैक्टर है वो एज इट इज जो है वो जिस तरह से यूज हुए थे उसी फॉर्म में रिलीज कर दिए जाते हैं और हमारा जो रिएक्शन है वो कैरिड आउट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। CSIR में जो है क्वेश्चन बना था कि जो हमारा ये पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम था ना, इसके तीनों एंजाइम के नेम पूछ लिए गए थे क्वेश्चन में, ठीक है।
और कुछ भी नहीं पूछा था, सिंपली नाम पूछ लिए गए। तो हमें नाम जो है इसके याद रखने हैं, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, बस इसमें डाइहाइड्रोलिपोइल दोनों में है, बस यहाँ पे ट्रांसएसिटाइलेज है और यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। तो हम इनका ना फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है इसका वर्क क्या है। तो E1 की बात करें अगर हम, ठीक है, तो जो E1 है ये मैं रब कर देती हूँ, ठीक है, कोफैक्टर जो है हम माइंड में रख के चलेंगे। तो जो ये फर्स्ट वन है ना पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका काम है डीकार्बोक्सिलेशन करवाना, डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप करवाना, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो हमने डिस्कस किया पाइरुवेट से जो कार्बोक्सिल जो ग्रुप है वो रिलीज करता है, डीकार्बोक्सिलेशन जिसको बोलता है, तो वो मेन फंक्शन है यहाँ पे, वो कौन करवाता है, E1 या जिसको हम बोलते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये करवाता है ये फंक्शन। सेकंड है डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसएसिटाइलेज, ट्रांस मींस किसी चीज को ट्रांसफर करवाना, तो ये क्या करता है एसिटाइल जो हमारा ग्रुप उसको एसिटाइल को ट्रांसफर करवाता है कोए के पास, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप टू कोए, और वहां पे फिर क्या फॉर्मेशन होगी, एसिटाइल कोए की फॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड वन इज डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या करवाता है एक्चुअली, ये रीऑक्सीडाइज करवाता है, हमारे रीऑक्सीडाइज करवा देता है, रीऑक्सीडाइज करवाता है हाइड्रोलिपोमाइड को। ये समझ आएगा जब हम इसकी मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो हमें सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें फिलहाल माइंड में रखना है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज E1 क्या करवाता है, डिकार्बोक्सिलेशन, सेकंड ट्रांसएसिटाइलेज ट्रांसफर कराता है एसिटाइल का टू कोए, थर्ड इज डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, तो ये करवाता है रीऑक्सीडाइज करवाता है लिपोमाइड को, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि उससे जो है ना प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि किस तरह से एंजाइम वर्क कर रहा है। वैसे यहाँ पे जो है ये एंजाइम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका कोफैक्टर, ठीक है। तो इसमें से कई बार क्या होता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेम क्या है हमारे वो एंजाइम के, ये जो कोफैक्टर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं एंजाइम के साथ, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला CH3 C डबल बॉन्ड O एंड COO नेगेटिव, ठीक है, ओके, या इसको इस तरह से लिख लेते हैं COO नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से हमें इजी रह जाएगा। तो ये है पाइरुवेट, इतना ध्यान रखना है, पाइरुवेट क्या है, 3 कार्बन कंटेनिंग होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बोला कि जो पाइरुवेट है ना इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होनी है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर जाएगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे रिलीज कर जाती है। तो यहाँ पे E1 की बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा एंजाइम यहाँ पे वर्क करेगा, एंजाइम 1 जिसको हम बोलते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो यहाँ पे E1 जो है वो वर्क करता है। तो E1 का जो कोफैक्टर था वो क्या था, TPP, जिसको हम थायमिन पाइरोफॉस्फेट भी बोल देते हैं, TPP यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देती हूँ। तो ये तो एंजाइम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसके साथ जो इसका कोफैक्टर है दैट इज TPP यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। तो TPP जो है वो एंजाइम के साथ बाउंड है, तो TPP यहाँ पे पाइरुवेट के साथ रिएक्ट करेगा। सबसे पहले हमें पता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करवाता है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ से ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है पहले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से रिलीज कर जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2 कार्बन हमारे पास बच गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे TPP जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, TPP जो है वो एंजाइम के साथ ही है, तो ये इसके साथ जो है वो जो 2 कार्बन बच गए इनके साथ रिएक्ट करके जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी इथाइल TPP, हाइड्रोक्सी इथाइल TPP। एक्चुअली इथाइल मींस कि 2 कार्बन है, मिथ इस तरह से हम बोलते हैं, तो इथाइल आ गया यहाँ पे क्योंकि 2 ही कार्बन बच गए। थर्ड जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो एज ए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो गया। अब हमने एक बात और बोली कि जो TPP है ना, अब बेशक यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है इस चीज के साथ, जो है इसने जो है वो टेक पार्ट किया है रिएक्शन में, बट TPP एज इट इज भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये फर्दर यहाँ पे क्या होता है, फर्दर यहाँ पे क्या होगा, हमारे एंजाइम 2 की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आएगी। एंजाइम 2 क्या था, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। ट्रांसएसिटाइल मींस जो ट्रांसफर करवाएगा, ये क्या है, एसिटाइल ग्रुप है, 2 कार्बन है क्योंकि इसमें। अब इसका ट्रांसफर COA के पास होगा, जिसको हम बोलते हैं कोएंजाइम A, ठीक है, कोएंजाइम A के पास ट्रांसफर होगा इसका, और वो कौन करवाएगा, दैट इज E2 जो हमारा एंजाइम 2 है। अब एंजाइम 2 में यहाँ पे भी क्या आएगा, हमारा लिपोइक एसिड, लिपोइक जिसको हम बोल रहे हैं वो एज ए कोफैक्टर है यहाँ पे। तो लिपोइक का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये क्या है, लिपोएट का स्ट्रक्चर है जो उसका कोफैक्टर है। ये हम बहुत डिटेल में इसलिए डिस्कस करें ताकि हमें समझ आ जाए प्रोसेस कि किस तरह से पाइरुवेट जो है वो फाइनली जो है वो एसिटाइल जो है वो कोए जो है फॉर्मेशन करता है। तो ये जो लिपोएट है जो कोफैक्टर है E2 का, ठीक है, ये यहाँ पे जो है अभी वर्क में आएगा। तो ये क्या करता है, इस तरह से जो ये TPP है ना, अब ये फाइनली जो है यहाँ से रिलीज कर जाएगा। तो ये TPP यहाँ से रिलीज कर दिया, तो हमें ये बच गया 2 कार्बन कंटेनिंग। तो 2 कार्बन कंटेनिंग जो ग्रुप है ये इसके साथ फर्दर जो एंजाइम 2 की इन्वॉल्वमेंट आएगी, तो इसका भी कोफैक्टर इसके साथ जो है वो रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, और ये क्या कन्वर्जन करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये दोनों ग्रुप जो है अब इसके साथ रिएक्ट करेंगे लिपोएट के साथ। तो लिपोएट का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी जो है इसकी रिड्यूस हो गई। अब ये जो है वो हमारा स्टेप जो है यहाँ पे बना है। अब फाइनली जो है जो E2 है, अब इसका कोफैक्टर इसके साथ बाइंड कर रहा है। अब ये फाइनली इसको जो है COA के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो COA के साथ ये जब ट्रांसफर किया है तो हमारे पास कुछ इस तरह से एसिटाइल कोए की प्रोडक्शन। एसिटाइल कोए मीन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड COA,
ठीक है, ये हमारा एसिटाइल कोए जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो यही मेन चीज थी हमारी, ठीक है, कि पाइरुवेट जो है किसमें चेंज हो रहा है, एसिटाइल कोए में। तो ये हमारा यहाँ पे एसिटाइल कोए बन रहा है। ऑब्वियसली जो लिपोइक था ये इस फॉर्म में था, ठीक है, कोफैक्टर, तो इसी फॉर्म में जो है वो यहाँ से रिलीज करेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ इस तरह से है, अभी ये रिड्यूस फॉर्म में है। तो ऑब्वियसली जब हमने एज ए कोफैक्टर जो ये E2 के साथ था तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, तो इसको किसमें चेंज होना है, अभी ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो इसको फाइनली जो है वो ऑक्सीडाइज किया जाता है इस तरह से इसमें। अब इसकी जो हाइड्रोजन है ये किसके पास जो है वो ट्रांसफर की जाती है, तो दैट इज यहाँ पे एफएडी का रोल आता है, जिसको हम E3 की बात कर रहे थे ना, जो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम थर्ड था उसका जो कोफैक्टर था वो देखना एफएडी और एनएडी थे, उनका रोल यहाँ पे है। अब ये हाइड्रोजन इसकी कोफैक्टर के ऊपर जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है और यहाँ पे एफएडीएच2 और फाइनली ये भी एनएडी के पास जो है वो एनएडीएच की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है, और फाइनली ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से पूरा साइकिल है और एसिटाइल कोए हमें यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। कुछ नहीं है, जो इनके कोफैक्टर है वो इनके साथ में ही जो है वो रिएक्ट करेंगे। जैसे पाइरुवेट है, डीकार्बोक्सिलेशन करता है फर्स्ट एंजाइम, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे इसका कोफैक्टर रहता है टीपीपी, तो टीपीपी यहाँ पे इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एंजाइम आता है E2 जो इस एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर करवाएगा कोए पे, पर बीच में इसका भी जो कोफैक्टर है वो हेल्प करेगा। तो ये रिड्यूस हो जाता है और ये किस फॉर्म में था पहले, ऑक्सीडाइज फॉर्म में, यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया। अब ये इसने ट्रांसफर तो करवा दिया कोए में, बट इसका जो कोफैक्टर है ये फाइनली रिड्यूस फॉर्म में है। अब ये फाइनली ऑक्सीडाइज होना है, तो इसको ऑक्सीडाइज होने में एंजाइम 3 की इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए हमने जब फंक्शन देखा था ना एंजाइम 3 का, तो वहां पे हमने लिखा था कि क्या करता है, रीऑक्सीडाइज करवाता है डाइहाइड्रोलिपोमाइड को। तो ये क्या है यहाँ पे, डाइहाइड्रोलिपोमाइड है, इसको रीऑक्सीडाइज करवा रहा है E3। तो ये रोल हमें समझ आ गया E3 का कि रीऑक्सीडाइज करवाता है डाइहाइड्रोलिपोमाइड, इसीलिए मैंने ये ड्रॉ किया ताकि हमें समझ आ जाए। और फाइनली जो ये हाइड्रोजन है ये एफएडी और एनएडीएच की फॉर्म में रिलीज कर दिए जाते हैं और ये जो हमारा लिपोमाइड है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में जो है फाइनली प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हमारा पूरा साइकिल चलता है और पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया, एसिटाइल कोए में, जो ये अब नेक्स्ट जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जो है वो एंटर कर सकता है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये हमने स्टडी किया है, ठीक है। मेन यहाँ पे एंजाइम्स हैं, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जिसमें 3 एंजाइम है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज E1, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, ये 3 एंजाइम यहाँ पे वर्क करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड before going please make sure to subscribe the channel so that whenever I will upload more videos you will get the notification and thanks for watching.